दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कृषि भूमि की। कृषि भूमि जो खेती की ज़मीन कहलाती है, ज़्यादातर मानव स्वभाव है कि सस्ती मिलती है, इसलिए हर आदमी खेती की ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, खेती की ज़मीन को खरीदना चाहता है। क्योंकि अप्रूव्ड ज़मीन से खेती की ज़मीन या कृषि भूमि सस्ती आती है, इसलिए हर इंसान ये सोचता है कि सस्ती मिल रही है तो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, जिस ज़मीन को हम सस्ती समझकर खरीदते हैं या कृषि भूमि समझकर खरीदते हैं, तो जितनी ज़मीन सस्ती आएगी उसमें मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन मुश्किलों से बच के कृषि भूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आज के वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिस ज़मीन को हम क्रय करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या जिस ज़मीन में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस ज़मीन की डिटेल निकालने के लिए सबसे पहले पटवारी से मिलकर हमको उसकी जमाबंदी या खतौनी या जिसको गिरदावरी बोलते हैं, वो निकलवा लेनी चाहिए। वो पटवारी से ही लेनी चाहिए, क्योंकि जमाबंदी पटवारी अपडेट करके देता है और कई बार हम ऑनलाइन निकलवाते हैं तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कई बार ज़मीन की रजिस्ट्री अपडेट नहीं होती है, तो वहाँ पर हमें ऑनलाइन की जगह पटवारी से उसको निकलवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन चेक ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जमाबंदी आपको पटवारी से ही लेना चाहिए। ऑनलाइन चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि फलां ज़मीन अपडेट हो चुकी है और ऑनलाइन वो चढ़ चुकी है। दूसरी दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी जमाबंदी या कृषि भूमि है उसमें खातेदार कितने हैं, कितने लोगों के नाम उस जमाबंदी में चढ़े हुए हैं। कई बार हिडन नाम भी होते हैं, जैसे उनके बहन हुए, भाई हुए या उनके कोई भी बचे हुए वारिस हुए, तो उनके नाम उसमें अपडेट नहीं होते हैं और वो अपडेट होते हैं जब किसी एक खातेदार की मृत्यु हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिर हमको सारे नामों को जमाबंदी में अपडेट करवाना जरूरी हो जाता है। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे किसी के एक इकलौता खातेदार है, उसकी ज़मीन है और उसी के नाम से जमाबंदी बोल रही है, लेकिन किसी कारणवश अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी और उसके जितने भी बच्चे हैं, मान लो 2 लड़के हैं या 4 लड़कियां हैं, तो 6 बच्चे और एक पत्नी, 7 बच्चों का हक तर्कनामा बनता है। जितने भी वारिस हैं, एक बंदे को चूज करके, उन वारिस में से एक आदमी को चूज करके उसके नाम से अपने हक त्याग देते हैं और जिसके नाम से वो हक त्यागा जाता है उसके नाम से उस जमाबंदी में नाम ट्रांसफ़र होता है और वो जमाबंदी फिर उसके नाम से बोलने लगती है। फिर वो उस ज़मीन को बेच सकता है, विक्रय कर सकता है। तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके परिवार में 2 बच्चे और 3 लड़कियां हैं और एक उसकी पत्नी है। तो एक बड़े लड़के के नाम सब लोग मिलकर, एक बच्चा, उसकी माँ और जितनी भी बहनें हैं, वो सब उसके नाम से हक त्याग करेंगी और इसकी बाकायदा हक तर्कनामा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बनता है और वो रजिस्टर्ड भी होता है। फिर फला आदमी के नाम जो हक तर्कनामा उन्होंने बनाया है, उस हक तर्कनामा की उसकी बेस पर आपका नाम ट्रांसफ़र हो जाता है और जमाबंदी में आपकी एंट्री अपडेट हो जाती है, ऑनलाइन भी वो शो करने लगती है। फिर उस ज़मीन को वो व्यक्ति जिसके नाम से वो हक त्याग हुआ है, उस ज़मीन को सेल कर सकता है। दोस्तों, नामांतरण की जो प्रक्रिया होती है, हक तर्कनामा बनने के बाद जो नाम ट्रांसफ़र प्रक्रिया होती है, वो गाँवों में ग्राम सभा के द्वारा तय होती है और अगर कृषि भूमि शहरी सीमा में है तो फिर पटवारी या तहसीलदार के स्तर पे जमाबंदी या नाम ट्रांसफ़र होता है। कई लोग दोस्तों कृषि भूमि को खरीदकर उसकी रजिस्ट्री करवाकर उसको रख लेते हैं और उसी को फाइनल डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। मैं अपने कई पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना पर्याप्त नहीं है, वो फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद आपको उसका म्यूटेशन या नाम ट्रांसफ़र करवाना ज़रूरी होता है संबंधित निकाय में। अगर कृषि भूमि है तो तहसीलदार या पटवारी के स्तर पर, और अगर किसी निकाय की ज़मीन है, मान लीजिए जेडीए की है, नगर निगम की है या राजस्थान हाउसिंग बोर्ड या कहीं के भी हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है, तो संबंधित निकाय में जाकर उसका नाम ट्रांसफ़र करवाने के बाद ही वो उसका असली मालिक कहलाता है। कई लोग किसी सोसाइटी से कोई भी ज़मीन खरीद करके उसके पट्टे को या जो भी वो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको रजिस्टर करवा के अपने पास रख लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई हम मालिक बन चुके हैं, अब हमारे नाम ये प्रॉपर्टी हो चुकी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये फाइनल दस्तावेज नहीं है, आपको इसको नाम ट्रांसफ़र करवाना ज़रूरी होता है। तो किसी भी ज़मीन में रजिस्ट्री कराने के बाद जो बाद का प्रोसेस होता है, जिसको नाम ट्रांसफ़र, म्यूटेशन, दाखिल खारिज बोला जाता है, ये करवाना बेहद ज़रूरी आज के वक्त में हो गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि किसी भी निकाय में हम किसी भी ज़मीन को, जो कृषि भूमि है, उसको हम अप्रूव्ड कराने के लिए जाते हैं तो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड वो निकाय आपसे मांग सकता है।
तो आपको उस ज़मीन से संबंधित पुराना 30 साल का रिकॉर्ड संभाल के रखना चाहिए। या अगर 1 से 2 चैनल बने हुए हैं, यानी कि ज़मीन आगे से आगे बिकी हुई है और अलग अलग खातेदारों के नाम चढ़ी हुई है, तो वो पूरा उसका रिकॉर्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप संबंधित निकाय में जाकर उसको अप्रूव करवा सकें। कृषि भूमि खरीदने में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात सामने निकल कर ये आती है कि जब भी आप कोई कृषि भूमि खरीदते हैं तो उस ज़मीन तक पहुंचने का मेन रास्ते से आम रास्ता है या नहीं है, इस बात को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में किसी भी खेत को, कृषि भूमि को या किसी टुकड़े को खरीद लेते हैं, वहां तक जाने का कोई भी आम रास्ता नहीं होता है, अप्रोचिंग बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हमको फिर रास्ता खरीदना पड़ता है और उसके दुगुने तिगुने पैसे हमको चुकाने पड़ते हैं। तो जब भी आप कृषि भूमि खरीदें, सबसे पहले उस जगह तक पहुंचने का रास्ता जरूर देखें, और अगर वो नहीं है, जिस व्यक्ति से आप उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को खरीद रहे हैं, उससे उस रास्ते के बारे में पूरी मालूमात करें और इसका पटवारी या तहसीलदार कार्यालय में जाकर भी पता करें। और जब तक आपको क्लियर रास्ता न मिले, उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल ना खरीदें। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप कृषि भूमि को जहां पर भी खरीदने का प्लान देखें और आपको लगे कि यह कृषि भूमि मैं खरीद सकता हूं, तो उसके आसपास आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वहां से कोई आम रास्ता या कोई रोड तो नहीं निकलने वाली है, या वहां पर उस जमीन के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन तो नहीं गुजर रही है। अगर इस तरह की कोई जमीन है जिसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है या और कोई वहां पर दिक्कत है, तो इस तरह की जमीन को खरीदने के पहले भी आपको 7 बार जरूर सोचना चाहिए। इसके अलावा कृषि भूमि को जब भी आप खरीदने का सोचें तो तुरंत में किसी तरह का डिसीजन लेके उसको साइनिंग अमाउंट नहीं पकड़ाएं, तुरंत सौदा ना करें। उसके लिए आप थोड़ा टाइम लें, तमाम जरूरी मालूमात तहसीलदार या पटवारी के जरिए उस जमीन के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप ये सौदा फाइनल करें। उसके बारे में उस खेत के पास या उस कृषि भूमि के आस पड़ोस से उसके बारे में जरूर मालूमात कर लें, उसके बारे में पूरी पूछताछ कर लें। इस जमीन पे किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं है, किसी और का कब्जा तो नहीं है, या किसी बैंक में ये प्रॉपर्टी, ये जमीन गिरवी तो नहीं रखी हुई है, किसी बैंक का कोई कब्जा तो नहीं है। ये तमाम सारी बातें वहां पर आप पहले से पता करें। एक चीज़ आप और करें कि उस जमीन के बारे में ये पता करें कि वो कोई मंदिर या किसी संस्था को तो दी गई जमीन नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि पुराने राजा महाराजा जब किसी को जमीन दान में देते थे, तो कुछ ज़मीनें रेजिडेंशियल होती थी, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती थी जो किसी मंदिर, स्कूल या कोई संस्था के लिए वो दे देते, और बाद में लोग उसको बेचकर अपने नाम ट्रांसफर करवा के उसको बेचना चाहते थे। तो इस तरह की जमीन का टाइटल तो नहीं है, ये भी आप तहसीलदार या पटवारी से कंफर्म जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की जमीन में रेजिडेंशियल कॉलोनी या प्लॉटिंग करना गैरकानूनी है और ऐसी जमीन को इस काम में नहीं लिया जा सकता है। कई लोग अनजाने में या जल्दबाजी में ग्रीन जोन की जमीन को खरीद लेते हैं, उसको कृषि भूमि मानकर उसको खरीद लेते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट की या जो ग्रीन जोन की जमीन होती है उसमें सिर्फ खेती की जा सकती है, उसको डेवलप नहीं किया जा सकता या उसको प्लॉटिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की ज़मीन का अगर टाइटल हो तो उस टाइटल को भी आपको पटवारी से या तहसीलदार कार्यालय से पता जरूर कर लेना चाहिए। सबसे बेटर होगा कि उस एरिया का आप मास्टर प्लान देख लें और उस मास्टर प्लान में कहाँ कहाँ पे ग्रीन जोन है, कहाँ कहाँ रेजिडेंशियल जोन है, या कौन सी प्लानिंग वहाँ पर भविष्य में होने वाली है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कई ज़मीनें ऐसी होती है जो आबादी क्षेत्र में आ जाती है, लेकिन 100, 150, 200 साल पहले वो डूब क्षेत्र की ज़मीन होती है और नहर, नाले या खड्डे की ज़मीन होती है। इस तरह की ज़मीन को भी कई लोग बेचना चाहते हैं, तो अपने को ये टाइटल ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो डूब क्षेत्र की ज़मीन तो नहीं है। ऐसी ज़मीन को भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पैसे देकर आफत मोल लेना ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, कई ऐसी ज़मीन होती हैं जिसको एग्रीमेंट करके लोग बेच देते हैं, एडवांस पैसा ले लेते हैं और फिर उसके बाद किसी और बायर को वो रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो हमको संबंधित निकाय में या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उस ज़मीन के बारे में ये पता ज़रूर कर लेना चाहिए कि उस ज़मीन का कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, या कोई ऐसी डीड तो नहीं बनी हुई है, या उसका कोई सौदा तो नहीं हो चुका है। तो इन सब बातों पे आपको गौर जरूर कर लेना चाहिए किसी भी कृषि भूमि, खेती की ज़मीन खरीदते समय। इन सब बातों के अलावा दोस्तों, खेती की ज़मीन में डीएलसी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, तो आप चेक से पेमेंट बहुत कम दे सकते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ की ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर डीएलसी वैल्यू 4, 5, 7 लाख रुपए ही आएगी, तो वही पैसा आप चेक से दे सकते हैं। बाकी का लेन देन आपको कैश में करना पड़ेगा। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि कैश पैसा आप कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ज़मीन मालिक से ही डील कर रहे हैं या बीच में कोई और है। तो ये तमाम तरह की सावधानियां आपको कृषि भूमि खरीदते समय, खेती की ज़मीन खरीदते समय ध्यान में रखने योग्य होती हैं।
और ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने अपने रियल एस्टेट सेक्टर में अनुभव के आधार पर, जो कि 22 वर्षों का गहन अनुभव है, उसके आधार पे आपको बताई है। और मेरा मकसद आपको जागरूक करना है ताकि आप कोई धोखे के शिकार न हो जाएं। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है आपको तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।